हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का लेसन नंबर 16 यानी पाठ 16, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा शीर्षक है पानी की कहानी और ये एक निबंध है। इस निबंध को लिखा है श्री रामचंद्र तिवारी जी ने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पानी की कहानी निबंध में लेखक ने पानी की उत्पत्ति और उसके जीवन यात्रा के बारे में वर्णन किया है। तो स्टूडेंट, आइए अब हम इसको पढ़ते और समझते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। अर्थात इसमें लेखक अपने अपने बारे में कह रहे हैं कि सुबह के समय लेखक कहीं जा रहे थे, तभी बेर की झाड़ी पर से उनके हाथों पर एक मोती जैसी एक बूंद यानी पानी की एक बूंद, ओस की एक बूंद उनके हाथ पर आकर गिर गई। अर्थात इसमें जो है, जो पानी की बूंद है, जो ओस है, उसका मानवीकरण किया गया स्टूडेंट। उसे एक इंसान की तरह इसमें दर्शाया गया है, जो आगे लेखक के साथ बात करेगी। तो आइए इसको पढ़ते हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। अर्थात जब वो बेर की झाड़ी पर से मोती के समान ओस की एक बूंद लेखक के हाथ पर गिरी थी, तो वो जो है बूंद उनके हाथ से कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई थी, जिसे देख करके लेखक को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। अर्थात लेखक आगे कह रहे हैं कि जब मेरी दृष्टि यानी मेरी निगाह उस पर पड़ी, उस ओस की बूंद पर, तो वो ठहर गई अर्थात रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। अर्थात लेखक को जो है सितारों के जब तार बजते हैं, कुछ ऐसा ही उनको आवाज जो है सुनाई देने लगी। तो मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, यानी लेखक का सोचना था कि कोई सितार बजा रहा होगा, तभी उनकी झंकार, उनके कानों में उसकी आवाज आ रही है। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। यानी लेखक ने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उनको अनुभव हुआ, महसूस हुआ कि ये जो सितारों के तार की जो आवाज है, जो झनकार है, वह उनकी हथेली पर से जो ओस की बूंद थी उसी में से निकल रही थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। ये दोनों, वो जो ओस का कण था, वे ओस के कण 2 कणों में परिवर्तित हो गए, यानी अलग अलग होके 2 कण बन गए और उन्हीं कणों में से ये स्वर यानी आवाज उत्पन्न हो रही थी, निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों कण आपस में बातें कर रही हैं। आगे, उसी सुरीली आवाज से मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। यानी जो वो ओस की कण थी, वे दोनों जो है लेखक को पुकार रही थी, कह रही थी सुनो सुनो। तो उसकी आवाज सुन करके एक बार तो लेखक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोबारा लेखक को नहीं रहा गया, उसने कहा कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। यानी जब लेखक ने जवाब दिया कि कहो, तो उनकी आवाज सुन करके ओस की बूंद बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। ऐसा एहसास हो रहा था लेखक को। फिर वो कहने लगी कि मैं ओस हूँ। तो लेखक ने कहा, मैं जानता हूँ। तो आगे ओस की बूंद ने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो उनकी बातें सुनकर, ओस की बूंद की बात सुनकर के लेखक ने कहा, मालूम है। फिर आगे बूंद ने कहा, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। तो लेखक ने कहा, झूठी। यानी लेखक ने कहा झूठी, और लेखक सोचने लगे कि बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। अर्थात लेखक को जो है बूंद की बात पे विश्वास नहीं आया कि वो बेर के पेड़ से उत्पन्न हुई है, इसलिए लेखक ने उसे झूठी कहा। तो बूंद फिर हिल उठी।
मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। यानी जो उसकी बातों पर, बूंद की बातों पर लेखक ने भरोसा नहीं किया, तो ऐसा लग रहा था कि उस बूंद को जो दुख हो गया। वो बोली, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। यानी अब आगे जो है, जब लेखक ने अविश्वास यहाँ पे व्यक्त कर दिया, यानी वो नहीं सुना, उनकी बात पे उसको भरोसा नहीं हुआ, बूंद की बात पर, ओस की बूंद की बात पर, तो उसकी जो है बात को सुन करके, लेखक की बात को सुन करके, जो कण थी, बूंद की जो ओस की जो कण थी, वो अपनी मतलब अपने बारे में अपनी कहानी आगे बताने लगी कि सुनो, मैं इस पेड़ के पास की जो भूमि है, जो जमीन है, उसमें बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। यानी जमीन के अंदर बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का, यानी जो मिट्टी के कण थे, उनका हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। यानी एकाएक पकड़ ली गई। तो आगे लेखक ने पूछा कैसे? तो उसकी कण ने कहा, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। अर्थात ये जो पेड़ होते हैं, ये ऊपर जितने बड़े होते हैं, उतना ही लंबाई जो है पृथ्वी के अंदर भी उनका रहता है। यानी उनकी जड़ें बहुत लंबी चौड़ी होती है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ी और जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। यानी आगे जो है उसकी कण बताने लगी कि जो पेड़ की जड़ होती है, उसमें कुछ बड़ी जड़ें होती है, कुछ छोटी जड़ें होती है, कुछ जड़ों के रोए होते हैं। तो जिस जड़ों के रोए होते हैं वो बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो भी जल के कण होते हैं, जो भी जल होते हैं, पानी होती हैं, उन पानी को ये रोए जो है, ये बलपूर्वक मतलब बहुत ही ताकत के साथ खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। अब आगे, कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यानी अपनी कहानी बता रही है उसकी बूंद कि कुछ जो पानी के जो कण होते हैं, उन कणों को पेड़ एकदम से खा के खत्म कर देते हैं, और कुछ को, अधिकांश जो कण होते हैं, उनका सब कुछ छीन करके, मतलब उनके जो भी साथ के रहने वाले साथी होते हैं, उन सभी को निगल लेता है, खत्म कर देता है और फिर उन्हें बाहर निकाल देता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। मतलब अपनी कहानी बताते बताते जो ओस की बूंद थी, उसको जो है बहुत ही क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, उसको घृणा आ रही थी इन रोए से, जो पेड़ के जड़ों के जो रोए थे, और इस कारण से उसका शरीर कांप उठा गुस्से से। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। यानी आगे वो उसकी बूंद बता रही है लेखक से कि तुम क्या समझ रहे हो, ये जो पेड़ इतने बड़े खड़े हैं, इतने बड़े हो गए हैं, ये क्या ऐसे ही हो गए हैं? नहीं, ये ऐसे नहीं हुए हैं। इनको इतना बड़ा बनाने में मेरे असंख्य बंधुओं ने, मतलब जिसकी गिनती न की जा सके, उतने मेरे बंधुओं ने, मेरे भाई मित्रों ने अपने प्राण नाश किए हैं। यानी इसमें ओस की बूंद कह रही है कि मेरे जैसे बहुत सी संख्या में ओस की बूंदों ने अपने प्राण नाश किए हैं। और लेखक उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। अर्थात आगे अपनी कहानी जो बता रही है उसकी बूंद, और कह रही है कि जो भूमि में जो खनिज होते हैं, उन खनिजों को घुलाकर अपने शरीर में मैं आनंद के साथ, मतलब बहुत खुशी के साथ घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश, मतलब मेरा दुर्भाग्य था कि एक जो पेड़ का जो रोया था, छोटी जड़ों का जो रोया था, उससे मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी और दूर भागने की प्रयत्न यानी कोशिश करने लगी, परंतु वे जो रोए होते बहुत निर्दयी होते हैं। एक बार अगर वो पकड़ लेते हैं तो छोड़ना नहीं जानते हैं। फिर उस रोए ने मुझे खींच लिया। तो आगे लेखक ने फिर उत्सुकता जो लेखक की बढ़ गई, वो उस कहानी को आगे सुनना चाहते थे, इसलिए उत्सुक हो गए थे। फिर उन्होंने पूछा लेखक ने, फिर क्या हुआ? तो उसकी बूंद ने कहा कि उसकी बूंद बोली, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे
दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। यानी आगे जो है उसकी बूंद बता रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मुझे पकड़ करके उस रोए ने एक कोठरी में बंद कर दिया है, और थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मुझे आगे से पकड़कर खींच रहा है, पीछे से कोई धक्का दे रहा है। और तभी मेरे जैसा ही एक और ओंस का बूंद यानी मेरा भाई वहां पकड़ कर लाया गया, और उसको जो है वहां लाने के कारण जगह कम पड़ रही थी, तो मुझे जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, और एक ओस की बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और पीछे से एक धक्का दे रहा था। इस तरह से उन दोनों के बीच में मैं पिसने लगी, अर्थात मेरे लिए जगह कम पड़ रहा था। अब आगे है, मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत यानी दुख भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा बनाकर पत्तों पर पड़ी रही। अर्थात आगे जो है उसकी बूंद कह रही है कि मैं जो ये दुख था, जो सांसत था, 3 दिन तक उसी तरह भोगती रही, और फिर नन्हे नन्हे पत्तों के जो छेद होते हैं जैसे तैसे किसी तरह जान बचाकर मैं उनके जरिए बाहर आ गई। तो बाहर आने पर उसकी बूंद बता रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं बाहर पत्तों पर आ जाऊंगी तो उड़ जाऊंगी, लेकिन बाहर निकलने पर उसको पता चला कि रात हो गई थी, और जो सूर्य था जो उसकी बूंद को पानी को उड़ने की शक्ति देता है, अर्थात सूर्य की रोशनी से जो उसकी जो गर्मी से जो ओस की बूंद होती है वो भाप बनकर उड़ जाती है। तो उसी के बारे में इसमें लेखक बता रहे हैं। तो वो कह रही है ओस की बूंद कि सूर्य जा चुके थे, अर्थात रात हो गई थी, और वायुमंडल में जल कण जो उड़ रहे थे बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा थे कि वहां पर उस जल के कण के लिए कोई स्थान नहीं था। तो अपने भाग्य पर भरोसा करके वो जो ओस की बूंद थी वो रात भर पत्तों पर पड़ी रही। अब आगे उसकी बूंद कह रही है कि अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। यानी लेखक को देख करके उसकी बूंद ने सोचा कि ये मेरी सुरक्षा करेंगे और उनके हाथ पर कूद पड़े, ऐसा कह रही है उसकी बूंद। तो इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे हाथ पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। यानी उस लेखक ने भी कहा कि मतलब मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, यानी जब तक तुम मेरे पास रहोगी तुमको कोई छू नहीं सकेगा। और उसकी बूंद की कहानी को सुनकर के लेखक बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। आगे, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में स्वयं ही उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। यानी आगे जो है, जब लेखक ने कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो उनकी बातें सुन करके उसकी बूंद ने उनको धन्यवाद दिया और बोली कि मैं तभी तक तुम्हारे पास रहूंगी जब तक सूर्य नहीं निकलेगा, और सूर्य जब निकल जाएगा तो अपने आप ही मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं उड़ जाऊंगी, और मैं अब तुमको जो अपने जीवन की विचित्र घटनाओं को सुनाऊंगी, और मेरी कहानी को सुनते वक्त जो है तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं होगा। तो लेखक ने कहा, अच्छा सुनाओ। तो जो उसकी बूंद अपनी कहानी सुनाने लगी। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओशजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। यानी जो पानी का जन्म कैसे हुआ था इसके बारे में जो है उसकी बूंद बता रही है, और कह रही है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये 2 गैसें जो है सूर्यमंडल में आग की लपटों की तरह जो है विद्यमान थी, मतलब सूर्यमंडल के लपटों में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अचानक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। यानी आगे जो बता रही है उसकी बूंद कि जो सूर्यमंडल था वो अपने निश्चित मार्ग पर, मतलब सूर्य जो है निश्चित अपने मार्ग पर जैसे चक्कर काटते हैं वैसे ही अपना चक्कर काट रहे थे, और ये उस टाइम जो है हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल होने लगी थी और ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। अब आगे, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? यानी लेखक प्रश्न कर रहे हैं ओस की बूंद से कि ठहरो और बताओ कि क्या तुम्हारे पुरखे यानी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अब सूर्यमंडल में नहीं है?
तो उसकी बूंद ने कहा, हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। मतलब जब लेखक ने प्रश्न किया कि क्या अब तुम्हारे पुरखे सूर्यमंडल में नहीं हैं, तो ओश की बूंद ने बताया कि अभी हैं। हमारे वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, मतलब अब भी जो सूर्य का मुख है वो जो है कि उनके वंशज यानी पानी के जो वंशज हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब भी जो है सूर्य के साथ हैं। और आगे बता रही है उसकी बूंद कि मेरे पुरखे जो है सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। और एक दिन की बात है, मतलब एक दिन की बात बता रही है यहाँ पे उसकी बूंद कि प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। मतलब प्रचंड मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रकाश पिंड, मतलब प्रकाश का उजाला सा दिखाई दिया। उसकी आंखें चौधियाने लगी। मतलब उसकी आंखों में जो है, उसकी आंखें मतलब उसके देखने की शक्ति जो है कम होने लगी। तो वह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। मतलब जो प्रकाश पिंड था वो जितना जो सूर्य के नजदीक बढ़ता जा रहा था उतना ही बड़ा होता जा रहा था। सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और उसमें उसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा था, जिससे सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। उस सूर्य में सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति से हमारे सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़े में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कहानी जो है उसकी बूंद बता रही है कि सूर्य का एक टूटा हुआ भाग था, वही जो है पृथ्वी थी। पहले ये बड़ा भाग आग का गोला था, लेकिन धीरे धीरे जो वो आग का गोला शांत हुआ, ठंडा हुआ, तब जाके वही पृथ्वी बनी। तो आगे लेखक कह रहे ऐसा, परंतु उन लपटों में तुम पानी कैसे बनी। मतलब लेखक ने प्रश्न किया कि अगर ऐसी बात है तो जो आग की लपटें थी तुम पानी उसमें से कैसे बन गई। तो वो उसकी बूंद कह रही है कि मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। लेखक के पूछने पर जो है उसकी बूंद कह रही कि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हमारा ग्रह ठंडा होता गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से जो रासायनिक क्रिया होती है उसी से पानी बनता है। यही जो बता रही है यहाँ पे उसकी बूंद। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया उन्होंने, और फिर पानी की उत्पत्ति हुई। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वो अत्यंत छोटा हो गया था। अब पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। यानी कैसे जो है कि भाप से ठोस मतलब बर्फ बनता है, बर्फ से कैसे भाप बनता है, इसी के बारे में जो है इसमें उसकी कट बता रही थी। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। मतलब जहां पर जो है कि उसकी बूंद कह रही है कि मेरे चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ था। वहां पर जो है असंख्य साथी, मतलब ना गिनने वाले, मतलब जिसकी संख्या की गिनती ना की जा सके, इतने ज्यादा बर्फ पड़े थे। और जहां तक जो है उसकी दृष्टि जाती, उसकी बूंद कह रही है वहां तक उसको बर्फ ही बर्फ दिख रहा था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी सौंदर्य बिखर जाता था। यानी बर्फ के टुकड़ों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो ये बर्फ बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। यानी उसमें बहुत से जो ओस के कण थे, जो पानी की बूंदें थी, वे उसमें बहुत ज्यादा उत्सुकता थी और वे ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए तैयार खड़े थे। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। तो उसकी बूंद ने कहा बड़े आनंद का। तो लेखक ने पूछा कितने दिनों तक। तो उसने कहा कई लाख वर्षों तक। तो लेखक ने कहा कई लाख। तो उसकी बूंद ने कहा हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी 100-200 साल का सफर जो था वो दाल में नमक डालने में जितना समय लगता है कि एक व्यक्ति को, उतना ही जो है उसकी बूंद के लिए था। उतना ही कम समय उसको 100-200 साल का समय लग रहा था।
अब आगे, मैंने ऐसे दृढ़जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जो दीर्घजीवी है, जो इतना लंबा जीवन जीने वाले से मैं बात कर रहा था, तो मुझे अपने आप को जो है बहुत ज्यादा धन्य मानने लगे, लेखक कह रहे हैं, और उसकी बूंद के प्रति उनकी श्रद्धा यानी भक्ति भावना और बढ़ गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? मतलब आगे अपनी कहानी में उसकी बूंद कह रही है कि हम सब शांति से बैठे थे और हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे, तो मतलब ऐसा लगा कि हम सब सरक रहे हैं और सभी के मुख पर हवाइयां उड़ने लगी, अर्थात सभी लोग परेशान हो गए कि अब क्या होने वाला है। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात, मतलब बहुत ही आनंद से रहने के बाद, अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ, मतलब हमें पता चला कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। यानी जो पानी की बूंद है वो कह रही है कि जो मतलब बर्फ बन गई, वो अपनी कहानी बता रही थी कि उनके भार से, उनके जो है कि वजन से, उनके नीचे वाले जो बर्फ के टुकड़े थे वे सभी जो पिघल करके पानी बन गए थे, जिसके कारण जो है अब ये बर्फ के टुकड़े भी फिसल रहे हैं। ये दोनों, वो जो ओस का कण था, वे ओस के कण दो कणों में परिवर्तित हो गए, यानी अलग अलग होके दो कण बन गए, और उन्हीं कणों में से ये स्वर यानी आवाज उत्पन्न हो रही थी, निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों कण आपस में बातें कर रही हैं। आगे, उसी सुरीली आवाज से मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था, फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। यानी जो वो ओस की कण थी, वे दोनों जो है लेखक को पुकार रही थी, कह रही थी सुनो सुनो। तो उसकी आवाज सुन करके एक बार तो लेखक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोबारा लेखक को नहीं रहा गया, उसने कहा कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। यानी जब लेखक ने जवाब दिया कि कहो, तो उनकी आवाज सुन करके ओस की बूंद बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। ऐसा एहसास हो रहा था लेखक को। फिर वो कहने लगी कि मैं ओस हूँ। तो लेखक ने कहा, मैं जानता हूँ। तो आगे ओस की बूंद ने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो उनकी बातें सुनकर, ओस की बूंद की बात सुनकर के लेखक ने कहा, मालूम है। फिर आगे बूंद ने कहा, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। तो लेखक ने कहा, झूठी। यानी लेखक ने कहा झूठी, और लेखक सोचने लगे कि बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। अर्थात लेखक को जो है बूंद की बात पे विश्वास नहीं आया कि वो बेर के पेड़ से उत्पन्न हुई है, इसलिए लेखक ने उसे झूठी कहा। तो बूंद फिर हिल उठी, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। यानी जो उसकी बातों पर, बूंद की बातों पर लेखक ने भरोसा नहीं किया, तो ऐसा लग रहा था कि उस बूंद को जो दुख हो गया। वो बोली, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। यानी अब आगे जो है, जब लेखक ने अविश्वास यहाँ पे व्यक्त कर दिया, यानी वो नहीं सुना, उनकी बात पे उसको भरोसा नहीं हुआ, बूंद की बात पर, उसकी बूंद की बात पर, तो उसकी जो है बात को सुन करके, लेखक की बात को सुन करके, जो कण थी बूंद की, जो ओस की जो कण थी, वो अपनी मतलब अपने बारे में अपनी कहानी आगे बताने लगी कि सुनो, मैं इस पेड़ के पास की जो भूमि है, जो जमीन है, उसमें बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। यानी जमीन के अंदर बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का, यानी जो मिट्टी के कण थे, उनका हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई, यानी एकाएक पकड़ ली गई। तो आगे लेखक ने पूछा, कैसे? तो उसकी कण ने कहा, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। अर्थात ये जो पेड़ होते हैं, ये ऊपर जितने बड़े होते हैं, उतना ही लंबाई जो है पृथ्वी के अंदर भी उनका रहता है। यानी उनकी जड़ें बहुत लंबी चौड़ी होती है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ी और जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। यानी आगे जो है उसकी कण बताने लगी कि जो पेड़ के जड़ होती है, उसमें कुछ बड़ी जड़ें होती है, कुछ छोटी जड़ें होती है, कुछ जड़ों के रोए होते हैं। तो जिस जड़ों के रोए होते हैं वो बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो भी जल के कण होते हैं, जो भी जल होते हैं, पानी होती हैं, उन पानी को ये रोए जो है, ये बलपूर्वक मतलब बहुत ही ताकत के साथ खींच करके बाहर निकाल लेते हैं।
अब आगे, कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यानी अपनी कहानी बता रही है ओस की बूंद कि कुछ जो पानी के जो कण होते हैं उन कणों को पेड़ एकदम से खा के खत्म कर देते हैं, और कुछ को, अधिकांश जो कण होते हैं उनका सब कुछ छीन करके, मतलब उनके जो भी साथ के रहने वाले साथी होते हैं उन सभी को निगल लेता है, खत्म कर देता है और फिर उन्हें बाहर निकाल देता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। मतलब अपनी कहानी बताते बताते जो ओस की बूंद थी उसको जो है बहुत ही क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, उसको घृणा आ रही थी इन रोए से, जो पेड़ की जड़ों के जो रोए थे, और इस कारण से उसका शरीर कांप उठा गुस्से से। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। यानी आगे ओस की बूंद बता रही है लेखक से कि तुम क्या समझ रहे हो, ये जो पेड़ इतने बड़े खड़े हैं, इतने बड़े हो गए हैं, ये क्या ऐसे ही हो गए हैं? नहीं, ये ऐसे नहीं हुए हैं। इनको इतना बड़ा बनाने में मेरे असंख्य बंधुओं ने, मतलब जिसकी गिनती न की जा सके उतने मेरे बंधुओं ने, मेरे भाई मित्रों ने अपने प्राण नाश किए हैं। यानी इसमें ओस की बूंद कह रही है कि मेरे जैसे बहुत सी संख्या में ओस की बूंदों ने अपने प्राण नाश किए हैं। और लेखक उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। अर्थात आगे अपनी कहानी जो बता रही है उसकी बूंद, और कह रही है कि जो भूमि में जो खनिज होते हैं उन खनिजों को घुलाकर अपने शरीर में मैं आनंद के साथ, मतलब बहुत खुशी के साथ घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश, मतलब मेरा दुर्भाग्य था कि एक जो पेड़ का जो रोया था, छोटी जड़ों का जो रोया था, उससे मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी और दूर भागने की प्रयत्न यानी कोशिश करने लगी, परंतु वे जो रोए होते हैं बहुत निर्दयी होते हैं। एक बार अगर वो पकड़ लेते हैं तो छोड़ना नहीं जानते हैं। फिर उस रोए ने मुझे खींच लिया। तो आगे लेखक ने फिर उत्सुकता जो लेखक की बढ़ गई, वो उस कहानी को आगे सुनना चाहते थे, इसलिए उत्सुक हो गए थे। फिर उन्होंने पूछा लेखक ने, फिर क्या हुआ? तो ओस की बूंद ने कहा कि ओस की बूंद बोली, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। यानी आगे जो है उसकी बूंद बता रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मुझे पकड़ करके उस रोए ने एक कोठरी में बंद कर दिया है, और थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मुझे आगे से पकड़कर खींच रहा है, पीछे से कोई धक्का दे रहा है। और तभी मेरे जैसा ही एक और ओस का बूंद यानी मेरा भाई वहां पकड़कर लाया गया, और उसको जो है वहां लाने के कारण जगह कम पड़ रही थी, तो मुझे जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, और एक ओस की बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और पीछे से एक धक्का दे रहा था। इस तरह से उन दोनों के बीच में मैं पिसने लगी, अर्थात मेरे लिए जगह कम पड़ रहा था। अब आगे है, मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत यानी दुख भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा बनाकर पत्तों पर पड़ी रही। अर्थात आगे जो है उसकी बूंद कह रही है कि मैं जो ये दुख था, जो सांसत था, 3 दिन तक उसी तरह भोगती रही, और फिर नन्हे नन्हे पत्तों के जो छेद होते हैं जैसे तैसे किसी तरह जान बचाकर मैं उनके जरिए बाहर आ गई। तो बाहर आने पर उसकी बूंद बता रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं बाहर पत्तों पर आ जाऊंगी तो उड़ जाऊंगी, लेकिन बाहर निकलने पर उसको पता चला कि रात हो गई थी, और जो सूर्य था जो उसकी बूंद को पानी को उड़ने की शक्ति देता है, अर्थात सूर्य की रोशनी से, जो उसकी जो गर्मी से जो ओस की बूंद होती है वो भाप बनकर उड़ जाती है। तो उसी के बारे में इसमें लेखक बता रहे हैं। तो वो कह रही है ओस की बूंद कि सूर्य जा चुके थे, अर्थात रात हो गई थी, और वायुमंडल में जल कण जो उड़ रहे थे बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा थे कि वहां पर उस जल के कण के लिए कोई स्थान नहीं था। तो अपने भाग्य पर भरोसा करके वो जो ओस की बूंद थी वो रात भर पत्तों पर पड़ी रही।
अब आगे उसकी बूंद कह रही है कि अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। यानी लेखक को देख करके उसकी बूंद ने सोचा कि ये मेरी सुरक्षा करेंगे और उनके हाथ पर कूद पड़ी, ऐसा कह रही है उसकी बूंद। तो इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे हाथ पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। यानी उस लेखक ने भी कहा कि मतलब मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, यानी जब तक तुम मेरे पास रहोगे तुमको कोई छू नहीं सकेगा। और उसकी बूंद की कहानी को सुनकर के लेखक बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। आगे, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में स्वयं ही उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। यानी आगे जो है, जब लेखक ने कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो उनकी बातें सुन करके उसकी बूंद ने उनको धन्यवाद दिया और बोली कि मैं तभी तक तुम्हारे पास रहूंगी जब तक सूर्य नहीं निकलेगा, और सूर्य जब निकल जाएगा तो अपने आप ही मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि मैं उड़ जाऊंगी और मैं अब तुमको जो अपने जीवन की विचित्र घटनाओं को सुनाऊंगी और मेरी कहानी को सुनते वक्त जो है तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं होगा। तो लेखक ने कहा, अच्छा सुनाओ। तो जो उसकी बूंद अपनी कहानी सुनाने लगी। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओशजन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। यानी जो पानी का जन्म कैसे हुआ था इसके बारे में जो है उसकी बूंद बता रही है और कह रही है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये दो गैसें जो है सूर्यमंडल में आग की लपटों की तरह जो है विद्यमान थी, मतलब सूर्यमंडल के लपटों में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अचानक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। यानी आगे जो बता रही है उसकी बूंद कि जो सूर्यमंडल था वो अपने निश्चित मार्ग पर, मतलब सूर्य जो है निश्चित अपने मार्ग पर जैसे चक्कर काटते हैं वैसे ही अपना चक्कर काट रहे थे और ये उस टाइम जो है हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल होने लगी थी और ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। अब आगे, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? यानी लेखक प्रश्न कर रहे हैं ओस की बूंद से कि ठहरो और बताओ कि क्या तुम्हारे पुरखे यानी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अब सूर्यमंडल में नहीं है? तो उसकी बूंद ने कहा, हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। मतलब जब लेखक ने प्रश्न किया कि क्या अब तुम्हारे पुरखे सूर्यमंडल में नहीं हैं, तो ओश की बूंद ने बताया कि अभी हैं। हमारे वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, मतलब अब भी जो सूर्य का मुख है वो जो है कि उनके वंशज यानी पानी के जो वंशज हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब भी जो है सूर्य के साथ हैं। और आगे बता रही है उसकी बूंद कि मेरे पुरखे जो है सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। और एक दिन की बात है, मतलब एक दिन की बात बता रही है यहाँ पे उसकी बूंद कि प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। मतलब प्रचंड मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रकाश पिंड, मतलब प्रकाश का उजाला सा दिखाई दिया। उसकी आंखें चौधियाने लगी, मतलब उसकी आंखों में जो है उसकी आंखें मतलब उसके देखने की शक्ति जो है कम होने लगी। तो वह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। मतलब जो प्रकाश पिंड था वो जितना जो सूर्य के नजदीक बढ़ता जा रहा था उतना ही बड़ा होता जा रहा था। सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और उसमें उसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा था जिससे सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। उस सूर्य में सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति से हमारे सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़े में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी कहानी जो है उसकी बूंद बता रही है कि सूर्य का एक टूटा हुआ भाग था, वही जो है पृथ्वी थी। पहले ये बड़ा भाग आग का गोला था, लेकिन धीरे धीरे जो वो आग का गोला शांत हुआ, ठंडा हुआ, तब जाके वही पृथ्वी बनी। तो आगे लेखक कह रहे ऐसा, परंतु उन लपटों में तुम पानी कैसे बनी? मतलब लेखक ने प्रश्न किया कि अगर ऐसी बात है तो जो आग की लपटें थी तुम पानी उसमें से कैसे बन गई?
तो वो उसकी बूंद कह रही है कि मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। लेखक के पूछने पर जो है उसकी बूंद कह रही कि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हमारा ग्रह ठंडा होता गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से जो रासायनिक क्रिया होती है उसी से पानी बनता है, यही जो बता रही है यहाँ पे उसकी बूंद। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया उन्होंने और फिर पानी की उत्पत्ति हुई। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वो अत्यंत छोटा हो गया था। अब पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। यानी कैसे जो है कि भाप से ठोस मतलब बर्फ बनता है, बर्फ से कैसे भाप बनता है, इसी के बारे में जो है इसमें उसकी कट बता रही थी। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। मतलब जहां पर जो है कि उसकी बूंद कह रही है कि मेरे चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ था। वहां पर जो है असंख्य साथी मतलब न गिनने वाले, मतलब जिसकी संख्या की गिनती न की जा सके, इतने ज्यादा बर्फ पड़े थे। और जहां तक जो है उसकी दृष्टि जाती, उसकी बूंद कह रही है वहां तक उसको बर्फ ही बर्फ दिख रहा था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी सौंदर्य बिखर जाता था। यानी बर्फ के टुकड़ों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो वे बर्फ बहुत ही खूबसूरत दिखते थे। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। यानी उसमें बहुत से जो ओस के कण थे, जो पानी की बूंदें थी, वे उसमें बहुत ज्यादा उत्सुकता थी और वे ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए तैयार खड़े थे। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। तो उसकी बूंद ने कहा बड़े आनंद का। तो लेखक ने पूछा कितने दिनों तक? तो उसने कहा कई लाख वर्षों तक। तो लेखक ने कहा कई लाख? तो उसकी बूंद ने कहा हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी 100-200 साल का सफर जो था वो दाल में नमक डालने में जितना समय लगता है कि एक व्यक्ति को, उतना ही जो है उसकी बूंद के लिए था। उतना ही कम समय, उसको 100-200 साल का समय लग रहा था। अब आगे, मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जो दीर्घजीवी है, जो इतना लंबा जीवन जीने वाले से मैं बात कर रहा था, तो मुझे अपने आप को जो है बहुत ज्यादा धन्य मानने लगी, लेखक कह रहे हैं। और उसकी बूंद के प्रति उनकी श्रद्धा यानी भक्ति भावना और बढ़ गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? मतलब आगे अपनी कहानी में उसकी बूंद कह रही है कि हम सब शांति से बैठे थे और हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे। तो मतलब ऐसा लगा कि हम सब सरक रहे हैं और सभी के मुख पर हवाइयां उड़ने लगी, अर्थात सभी लोग परेशान हो गए कि अब क्या होने वाला है। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात, मतलब बहुत ही आनंद से रहने के बाद, अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ, मतलब हमें पता चला कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। यानी जो पानी की बूंद है वो कह रही है कि जो मतलब बर्फ बन गई, वो अपनी कहानी बता रही थी कि उनके भार से, उनके जो है कि वजन से, उनके नीचे वाले जो बर्फ के टुकड़े थे वे सभी जो पिघल करके पानी बन गए थे, जिसके कारण जो है अब ये बर्फ के टुकड़े भी फिसल रहे हैं। हमारे आज की वीडियो में बस इतना स्टैंड। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।